रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 5, उसको हमने पाए तकमील तक पहुंचा दिया। जितने क्वेश्चन, जितने न्यूमेरिकल्स, जितनी एक्सरसाइजेस, प्रॉब्लम्स हमने करनी थी वो हमने मुकम्मल कर ली। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 6 आपकी बुक में है, और उसका जो सब्जेक्ट है, उसका टॉपिक है, वो है मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज। मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज समझाने से पहले एक बात आपको समझाना है। मैंने आपको पिछले सेमेस्टर में बताया था, जो बिजनेस होता है ये 3 तरह का होता है। बिजनेस की 3 काइंड्स होती हैं। एक होता है सर्विसिंग बिजनेस, ये हमने डिस्कस किया था। दूसरी जो काइंड है वो है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। और बिजनेस की जो तीसरी काइंड है वो है ट्रेडिंग बिजनेस। ये लास्ट सेमेस्टर में शुरुआत में मैंने आपको बताया था, ट्रेडिंग बिजनेस। सर्विसिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस होता है जिसमें फिजिकल गुड्स का लेन देन नहीं होता, जिसमें सर्विसेज के इवज पैसे लिए जाते हैं या पैसे दिए जाते हैं, यानी जिसमें सर्विसेज सेल की जाती हैं, ऐसा बिजनेस कहलाता है सर्विसिंग बिजनेस। ये हो गया सर्विसिंग। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ऐसा बिजनेस होता है जिसमें बनी बनाई चीजें नहीं, बल्कि चीजों का रॉ मटेरियल, यानी रॉ मटेरियल परचेज करके उसमें मॉडिफिकेशन करके उसकी शक्ल चेंज करके चीज बना के बेची जाती है। ये बिजनेस कहलाता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। वेयर एज ट्रेडिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें बनी बनाई चीज खरीदी जाती है, उसमें किसी किस्म की मॉडिफिकेशन किए बगैर, किसी किस्म की साख चेंज किए बगैर, उसकी शक्ल चेंज किए बगैर उसी हालत में आगे फरोख्त कर दी जाती है। ऐसा बिजनेस कहलाता है ट्रेडिंग बिजनेस। और इसी का दूसरा नाम है मर्चेंडाइजिंग बिजनेस। क्या है दूसरा नाम? क्या है? मर्चेंडाइजिंग बिजनेस। ये जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है, ये मर्चेंडाइजिंग बिजनेस के मुतालिक है। मर्चेंडाइजिंग बिजनेस जो अपने एक ऑपरेटिंग साइकिल के दौरान पूरा साल जो जो सरगर्मियां तय करते हैं, जो जो सरगर्मियां अंजाम देते हैं, जो जो एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, मर्चेंडाइजिंग बिजनेस की वो एक्टिविटीज कहलाती हैं मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज। दोबारा बोलता हूं, मर्चेंडाइजिंग बिजनेस जो पूरे साल में जो जो एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं ऑपरेशंस के हवाले से, बिजनेस को चलाने के हवाले से, उन एक्टिविटीज को कहते हैं मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज। तो ये जो चैप्टर नंबर 6 है, ये मर्चेंडाइजिंग बिजनेस की मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज के मुतालिक है। तो आइए देखते हैं मजीद वो क्या क्या एक्टिविटीज है, क्या क्या एक्टिविटीज सर अंजाम देते हैं। अच्छा जी, जो मर्चेंडाइजिंग बिजनेस है वो क्या करते हैं, उसके पास कैश होता है। कैश, कैश से वो खरीदते हैं इन्वेंटरी, यानी वो चीज खरीदते हैं, इन्वेंट्री खरीदते हैं ना, जिसका कारोबार करते हैं। इन्वेंट्री फिर सेल होती है। जब सेल होती है तो अकाउंट रिसीवेबल में कन्वर्ट होती है। अमूमन जब हम चीज बेचते हैं तो उधार माल बिकता है। अकाउंट रिसीवेबल दोबारा किस में कन्वर्ट होते हैं? कैश में कन्वर्ट होते हैं। गौर से बात सुनिएगा, कै इन्वेंट्री के थ्रू कैश जाने से लेकर
यानी जब हम इन्वेंट्री खरीदेंगे तो कैश जाएगा। मर्चेंडाइजिंग बिजनेस यानी जो बनी बनाई चीजें खरीदते हैं वो क्या करते हैं, बनी बनाई चीजें खरीदेंगे, अमूमन उधार माल बेचेंगे और कैश आएगा। तो इसका मतलब है पहले कैश जाएगा फिर कैश आएगा। तो इन्वेंट्री खरीदने से कैश जाएगा, इन्वेंट्री बेचने से कैश आएगा। तो इसका मतलब है इन्वेंट्री के थ्रू कैश जाने से लेकर इन्वेंट्री के थ्रू ही कैश वापस आने तक जितना अरसा लगता है, जितनी देर लगती है, जितने दिन लगते हैं, उसको कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग साइकिल। ये टर्म आपने पहले सीखनी है तब जाके। ये ऑपरेटिंग साइकिल है। यानी ऑपरेटिंग साइकिल किसी भी मर्चेंडाइजिंग बिजनेस का क्या होता है कि इन्वेंट्री के थ्रू कैश जाने से लेकर इन्वेंट्री के थ्रू वापस कैश आने तक जितने मंथ लगते हैं, जितने ईयर लगते हैं, जितनी देर लगती है, वो अरसा कहलाता है ऑपरेटिंग साइकिल। इसका मतलब है बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल 3 स्टेप पे मुश्तमिल होता है। मर्चेंडाइजिंग बिजनेस का कितने स्टेप पे मुश्तमिल होता है? 3 स्टेप पे। मैं यहाँ पे आगे आपको लिख दूं स्टेप्स involved in operating cycle. नंबर 1, पहला जो स्टेप है, नंबर 1, परचेज ऑफ इन्वेंट्री। पहला स्टेप अभी हमने देखा, परचेज ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री हम खरीदेंगे, सेल ऑफ इन्वेंट्री, अमूमन ये क्रेडिट बेसिस पे ज्यादातर होती है, तो मैं ये लिख लेता हूं मोस्टली ऑन क्रेडिट बेसिस। तीसरे नंबर पे कलेक्शन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। कलेक्शन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। तो ये 3 स्टेप पे मुश्किल होता है ऑपरेटिंग साइकिल। यहां से देखें, ये जो पहला स्टेप है यहां से लेकर ऐसे, ये जो पहला स्टेप है ये परचेज ऑफ इन्वेंट्री है, यानी जब कैश इन्वेंट्री में कन्वर्ट होगी। इन्वेंट्री, ये जो दूसरा स्टेप है ये सेल ऑफ इन्वेंट्री के मुताबिक है। तो इन्वेंट्री जब अकाउंट रिसीवेबल में कन्वर्ट हो रही है तो किस तरह कन्वर्ट होती है? जाहिर है इन्वेंट्री उधार बिकेगी, जब उधार बिकेगी तो अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज होंगे, यानी इन्वेंट्री कन्वर्ट होगी अकाउंट रिसीवेबल में। ये दूसरा स्टेप है। फिर तीसरे स्टेप में क्या होगा? अकाउंट रिसीवेबल कन्वर्ट होंगे कैश में, वापस कैश आ जाएगा। तो मैं ये कह रहा था असल में ये पहला स्टेप है, यहाँ से रिलेट करें। ये दूसरा स्टेप है जो मैंने यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं, और ये तीसरा स्टेप। तो अब इन स्टेप का नाम नहीं है, मतलब ये ऑपरेटिंग साइकिल ये नहीं कहना कि परचेज ऑफ इन्वेंट्री, सेल ऑफ इन्वेंट्री। असल में स्टेप, तीनों स्टेप इन्वॉल्व यही है, लेकिन असल बात ये है कि इन्वेंट्री के खरीदने से लेकर जब खरीदेंगे तो कैश जाएगा, तो इन्वेंट्री के थ्रू कैश जाने से लेकर इन्वेंट्री के थ्रू ही कैश वापस आने तक, यानी इन्वेंट्री जब सेल होगी कैश वापस आएगा, जितनी देर लगती है, जितने मंथ लगते हैं, उनको ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। यानी ऑपरेटिंग साइकिल का जो आंसर आएगा वो डेज में आएगा। मतलब कोई बिजनेस अगर ये कहता है मेरा ऑपरेटिंग साइकिल 60 डेज है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये 60 दिन में अमूमन ये इन्वेंट्री के खरीदने से लेकर, सपोज एक बिजनेस कहता है, मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख देता हूँ, सपोज एक बिजनेस कहता है कि मेरा ऑपरेटिंग जो साइकिल है 60 दिन है, 60 डेज। व्हाट डज इट मीन 60 डेज? बेटा इससे मुराद ये होगा, 60 डेज से मुराद ये होगा इस बिजनेस को
इन्वेंट्री खरीदता है ये बिजनेस, परचेज करता है, परचेज करके गोदाम में रखता है, गारा गोदाम में इन्वेंट्री पड़ी रहेगी, उसके बाद वो सेल करेगा, फिर वो सेल करके पैसे वापस आएंगे। तो इस दौरान उसे 60 दिन लगते हैं, यानी इन्वेंट्री खरीदने से लेकर वापस आने तक, यानी 60 दिनों में इन्वेंट्री ये बेच लेता है, कैश वापस भी आ जाता है, बेचकर कैश वापस भी आ जाता है। जिन पैसों से इन्वेंट्री खरीदी थी वो पैसे दोबारा भरकर, यानी प्रॉफिट भी शामिल होता है, भरकर वापस 60 दिनों के अंदर वापस आ जाता है। तो ये कहने का मतलब है ऑपरेटिंग साइकिल का जो जवाब आएगा, ऑपरेटिंग साइकिल का जो आंसर आएगा वो डेज में हो सकता है, वो मंथ में भी हो, मतलब 2 मंथ, 3 मंथ, तो डेज में भी हो सकता है, 320 डेज, 240 डेज, और ये एवरेज होता है। तो ये ऑपरेटिंग साइकिल होता है। असल में हमने क्या करना है, ट्रेडिंग बिजनेस की जो मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज हैं एक ऑपरेटिंग साइकिल के दौरान, हमने उनको डिस्कस करना है इस चैप्टर में। दोबारा बोलता हूँ, मर्चेंडाइजिंग बिजनेस जिसको ट्रेडिंग बिजनेस भी कहते हैं, उसकी जो एक्टिविटीज एक ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर परफॉर्म होती हैं उनको हमने असल में डिस्कस करना है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले ये बार बार लफ्ज आ रहा है, देखे सारा ऑपरेटिंग साइकिल किसके गिर्द घूम रहा है, इन्वेंट्री के गिर्द। इन्वेंट्री खरीदेंगे, इन्वेंट्री बिकेगी। तो सबसे पहले हमें यही डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट इज इन्वेंट्री, इन्वेंट्री किसे कहते हैं, इन्वेंट्री से मुराद क्या है। तो आइए ये डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ सबसे पहले देखिए ऑपरेटिंग साइकिल चूंकि इन्वेंट्री के मुतल्लिक, व्हाट इज इन्वेंट्री, तो हमें ये डिस्कस करना है इन्वेंट्री किसे कहते हैं। इन्वेंट्री को स्टॉक भी कहते हैं, जो हमने पढ़ा था ना, स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ये वही चीज है बेटा। लेकिन जरा आज हम जरा डिटेल से पढ़ते हैं इन्वेंट्री। अमेरिकन टर्म में इसे इन्वेंट्री बोलते हैं और ब्रिटिश टर्म में इसे स्टॉक इन ट्रेड बोलते हैं, स्टॉक। और पाकिस्तान में इसको स्टॉक इन ट्रेड भी कहते हैं, मैं इसका नाम भी लिख देता हूँ, स्टॉक इन ट्रेड, इसको स्टॉक इन ट्रेड भी कहते हैं। स्टॉक इन ट्रेड का मतलब है जिसकी तजारत कर रहे हैं, स्टॉक इन ट्रेड जिसका कारोबार कर रहे हैं, स्टॉक इन ट्रेड। आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इन्वेंट्री क्या है। ऑपरेटिंग साइकिल को डिस्कस करने के बाद, क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल सारा घूम किसके गिर्द रहा है, इन्वेंट्री के गिर्द। इन्वेंट्री खरीदेंगे, इन्वेंट्री बेचेंगे, इन्वेंट्री के थ्रू कैश आएगा। तो सबसे पहले हमें यही देख लेते हैं इन्वेंट्री या स्टॉक इन ट्रेड किसे कहते हैं। आजा सुनिएगा, इन्वेंट्री वो होती है जिसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक पाई जाए, वो इन्वेंट्री, कोई एक भी पाई जाए वो इन्वेंट्री होगी। नंबर 1, हेल्ड फॉर रीसेल पर्पस, हर वो चीज हेल्ड फॉर रीसेल पर्पस in the ordinary course of business, in the ordinary course of business, या ऑपरेशन बिजनेस। अच्छा जी, पहली कैरेक्टरिस्टिक, व्हाट इज इन्वेंट्री, स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड। हेल्ड कहता है हर वो चीज इन्वेंट्री होगी जिसको सेल के लिए आपने अपने पास रखा हो। हेल्ड फॉर से रीसेल, ये देखिए गौर कीजिएगा, कहता हर वो चीज जो आपने अपने पास रखी है, किस मकसद के लिए, रीसेल करने के लिए। यानी जिस चीज का आप कारोबार कर रहे हैं उसे हम इन्वेंट्री कहेंगे, उसे हम स्टॉक कहेंगे। नंबर 2, दूसरी बात, इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, मैं पहले लिख लूं फिर मैं सारी लाइनें समझाता हूं। इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। नंबर 3, इन द फॉर्म ऑफ
supplies and material to be used in the production process. In the production process. इन तीनों लाइनों को समझाने से पहले एक एग्जांपल सुनिएगा जरा, फिर आपको इन तीनों लाइनों की समझ आएगी। मैं इसको सपोज एक शख्स के पास में गया, वो कुर्सियां बना रहा था, चेयर्स जिसे कहते हैं, टेबल्स बना रहा था। उस फैक्ट्री में जहां पे चेयर्स बन रही थी, वहां पे 3 किस्म का माल पड़ा हुआ था। कितनी किस्म का? 3 किस्म का। मैंने उनसे, शख्स जो मालिक है, उससे पूछा, एक जगह पे ना बड़ी तैयार कुर्सियां पड़ी थी, बड़ी तैयार बनी बनाई, बिल्कुल बेहतरीन। मैंने उनको कहा कि जनाब ये क्या मुकम्मल माल है, ये तैयार माल है? उन्होंने कहा हाँ ये तैयार माल है जी, ये रेडी फॉर सेल है। अच्छा, मैंने कहा क्या सिर्फ आपके पास यही माल है? अब उस शख्स ने क्या कहा, जो मालिक है, उसने कहा जनाब ये वो माल है जो तैयार हो चुका है, ये रेडी है फॉर रीसेल। मैंने कहा अच्छा ये तैयार है तो और कौन सा माल है? कहता वो देखो वो लकड़ भी पड़ी हुई है। अच्छा, मैंने कहा ये क्या है? कहता है वो जो लकड़ पड़ी हुई है इससे हमने अभी चेयर्स बनानी है, एक माल वो भी है। मैं समझ गया, मैं समझ गया कि ये भी इन्वेंट्री है। ये खाम माल की वो बात कर रहा था, रॉ मटेरियल की वो बात कर रहा था। मैंने कहा अच्छा, एक तो बना बनाया माल पड़ा हुआ है जो बन गया, एक वो माल है जिससे अभी आपने कुर्सियां बनानी है, खाम माल जिसे हम कहते हैं, रॉ मटेरियल जिसे कहते हैं। मैंने कहा ये तो होगी 2 किस्म की, और भी कुछ है? कहता जनाब आओ मैं आपको एक मशीन दिखाता हूं, इसमें चेयर्स बन रही हैं, कुछ बन चुकी हैं, कुछ बन रही हैं, कुछ पॉलिश हो रही हैं, कुछ पेंट हो रही हैं। तो इसका मतलब है एक फैक्ट्री में 3 किस्म की इन्वेंट्री की वो बात कर रहा था। एक वो चीजें जो कंप्लीट हो चुकी, एक वो चीजें जो रॉ मटेरियल की फॉर्म में है, और एक वो चीजें जो अभी बनने के प्रोसेस में है। 3 किस्म की जरा बातें दोबारा सुने। एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में 3 किस्म की इन्वेंट्री होती है। कौन कौन सी? आइए इस डेफिनेशन में उन्हीं 3 की तरफ इशारा किया गया है। पहली लाइन जरा देखिएगा, हेल्प फॉर रीसेल पर्पस। कहता है वो तमाम चीजें इन्वेंट्री होंगी जो हमने रीसेल पर्पस के लिए अपने पास रखी हुई हैं। यानी ये जो रीसेल पर्पस की वो बात कर रहा है ना, रीसेल, इससे मुराद है फिनिश गुड्स, इसे कहते हैं फिनिश गुड्स, यानी जो माल मुकम्मल हो चुका। जरा गौर से बात सुना है, फिनिश गुड्स यानी जो पहली लाइन में फिनिश गुड्स की तरफ इशारा है, जो बना बनाया माल है, सारी जो बन चुका है माल, जो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें कोई फिनिशिंग टच वाली बात नहीं है, जो कंप्लीट है, रेडी फॉर सेल, इसको उठाना है और गाहक को दे देना। पहली लाइन में जो पहली इन्वेंट्री की बात है, हेल्प फॉर रीसेल पर्पस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इससे मुराद फिनिश गुड्स की बात हो रही है। अच्छा दूसरी बात सुनिएगा, दूसरी जो लाइन लिखी हुई है इसमें देखिएगा, इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, इन दी प्रोडक्शन प्रोसेस, कहता है वो भी चीज इन्वेंट्री होगी जो प्रोडक्शन प्रोसेस में है, जो आधी कंप्लीट है आधी नहीं, जो 75% कंप्लीट है, जो अभी रेडी फॉर सेल नहीं है, अभी पेंटिंग रहती है, कुछ काम रहता है, जिसका कुछ काम रहता है, जो मशीनरी के प्रोसेस में है, जो डाइंग के प्रोसेस में है, जो पेंट होने वाली है, जो अभी मुकम्मल नहीं हुई, उसे कहते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस। और उसी का दूसरा नाम पता क्या है? वर्क इन प्रोसेस। यहाँ पे लिख देता हूँ, वर्क इन प्रोसेस। तो वर्क, काम, इन प्रोसेस, प्रोसेस में है, तो एक होगी फिनिश गुड्स, एक होगी वर्किंग प्रोसेस इन्वेंट्री। तीसरी बात,
पहली बात उसने क्या किया, जो माल मुकम्मल हो चुका है वो भी इन्वेंट्री है, जो अभी मुकम्मल नहीं हुई, आधी मुकम्मल आधी नहीं, कुछ मुकम्मल है कुछ नहीं, जिसे हमने वर्किंग प्रोसेस का है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में वो भी इन्वेंट्री है। अब तीसरी बात में उसने क्या कहा, इन द फॉर्म ऑफ सप्लाईज एंड मटीरियल टू बी यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। कहता है ये सिर्फ दो चीजें इन्वेंट्री नहीं है, एक और चीज भी इन्वेंट्री है, वो तमाम चीजें मटीरियल एंड सप्लाईज जिसने प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होना है, यानी खाम माल की बात कर रहा है। तीसरी लाइन में रॉ मटेरियल की वो बात कर रहा है, रॉ मटेरियल यानी जो रॉ मटेरियल, जिसको मैंने अपनी एग्जांपल में कहा था ना, कुछ लकड़ी पड़ी हुई है, कुछ वुड पड़ी हुई है जिससे अभी चेयर बनानी है, तो इसका मतलब है रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स। ये तीन किस्म की इन्वेंट्री होती है। इन तीनों किस्म की लाइनों को क्या लिखा गया, हेल्प फॉर रीसेल पर्पस, फिनिश गुड्स की तरफ इशारा है। इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, जो चीजें अभी कंप्लीट होने के प्रोसेस में उसकी तरफ इशारा है। यानी तीनों किस्म का आपके पास इन्वेंट्री है, तीनों किस्म को इन्वेंट्री ही कहना है। चाहे चीज मुकम्मल बन चुकी है, अभी कुछ बनी है, अभी बननी है। दोबारा अल्फाज बोलूं, चीज मुकम्मल बन चुकी है वो भी इन्वेंट्री है, चीज बन रही है वो भी इन्वेंट्री है, जिससे चीजें बनानी है वो भी इन्वेंट्री है। तो ये तीनों किस्म की इन्वेंट्री जो माल है वो इन्वेंट्री कहलाता है। अच्छा, बात ये है, अभी हमने कहा एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट, अभी हमने कहा जो बिजनेस होता है वो दो किस्म का होता है, अमूमन तीन किस्म का होता है, लेकिन अभी मैं दो टाइप्स लिखने लगा हूँ जो बिजनेस होता है। जरा एंडिंग टच में देने लगा हूँ इस बात को। एक इधर एक रहता है, जो बिजनेस होता है वो दो तरह का होता है, वैसे तीन तरह का, लेकिन मैं यहाँ पे एग्जांपल, मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, और उसके बाद आ गया ट्रेडिंग बिजनेस। यानी ट्रेडिंग को मर्चेंडाइजिंग बिजनेस भी कहते हैं, जिसका हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, ट्रेडिंग या मर्चेंडाइजिंग। ट्रेडिंग या मर्चेंडाइजिंग। अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, इसके नजदीक जो यानी जो चीजें बनाते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है उसके नजदीक तीन, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है उसके पास तीनों किस्म की इन्वेंट्री होगी। यानी उसके पास रॉ मटेरियल भी होगा, RM, रॉ मटेरियल, उसके पास वर्क इन प्रोसेस भी होगा, वर्क इन प्रोसेस, उसके पास फिनिश गुड्स भी होंगी, तैयार माल भी होगा, फिनिश गुड्स। मैं मुख्तसर लिखने लगा हूँ, फिनिश गुड्स। लेकिन जो ट्रेडिंग बिजनेस है, यानी जो ट्रेडिंग बिजनेस मैंने आपको बताया, जो बना बनाया बनी बनाई चीजें खरीदता है, उसमें किसी किस्म की मॉडिफिकेशन नहीं करता, उसके पास रॉ मटेरियल तो नहीं होगा, उसके पास वर्किंग प्रोसेस तो नहीं होगा। तो ट्रेडिंग बिजनेस के लिए एक ही किस्म है इन्वेंट्री की, कौन सी भला, फिनिश गुड्स, जो बना बनाया माल है। चूंकि हम मर्चेंडाइजिंग बिजनेस का कारोबार बढ़ रहे हैं, तो अगर मर्चेंडाइजिंग बिजनेस की इन्वेंट्री की डेफिनेशन की जाए तो पहली लाइन ही उसके लिए काफी है, हेल्प फॉर रीसेल पर्पस। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो तीनों कैरेक्टरिस्टिक उसमें पाई जाएंगी, हेल्प फॉर रीसेल, इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, इन द फॉर्म ऑफ सप्लाईज, रॉ मटेरियल, वर्किंग प्रोसेस और फिनिश गुड्स। लेकिन अगर वही बिजनेस ट्रेडिंग बिजनेस है तो इन्वेंट्री की पहली जो डेफिनेशन की लाइन है ना, हेल्प फॉर रीसेल, वही उसके लिए काफी है, जिसको मैंने कहा फिनिश गुड्स, ये मैंने आपको बताया फिनिश गुड्स। अच्छा जी, ये हो गया सारा अभी तक हमने जो डिस्कस किया, दोबारा इसको जरा रिकैप कर लेते हैं, ताकि जो नेक्स्ट अभी सेशन शुरू होने से पहले हम ये 4-5 मिनट रह गए, उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन अभी शुरू करेंगे। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा रिकैप आपको बता देता हूँ। अभी तक जो हमने पढ़ा वो ये पढ़ा, हम चैप्टर नंबर 6 में मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज की बात करेंगे।
मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो ट्रेडिंग बिजनेस एक ऑपरेटिंग साइकिल में परफॉर्म करता है, यानी एक्टिविटीज परफॉर्म बाय मर्चेंडाइजिंग बिजनेसेस इन इन एन ऑपरेटिंग साइकिल इज कॉल्ड मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज। अब वो जो मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज में चूंकि ऑपरेटिंग साइकिल की बात आई थी, तो मैंने सबसे पहले आपसे डिस्कस किया व्हाट इज ऑपरेटिंग साइकिल। मैंने बताया कैश के थ्रू इन्वेंट्री खरीदने से लेकर बेचने तक, कैश जाता है इन्वेंट्री के थ्रू, कैश वापस आता है इन्वेंट्री के थ्रू, इस दौरान जितनी देर लगती है, जितना अरसा लगता है, उसको ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। जो बिजनेसेस नकद कारोबार करते हैं, उधार नहीं खरीदते, तो उनका एक स्टेप खत्म हो जाता है। मैंने कहा ना 3 स्टेप होते हैं ऑपरेटिंग साइकिल के। एक सबसे पहले आप आप इन्वेंट्री खरीदोगे, इन्वेंट्री बेचोगे उधार, फिर उधार जिनको बेची उनसे पैसे वसूल करोगे। अगर एक नगद कारोबार है, उधार चीजें नहीं बेचता, तो दूसरा स्टेप उनके लिए खत्म हो जाएगा। वो इन्वेंट्री खरीदेंगे नगद, इन्वेंट्री बेचेंगे नगद, तो ऑपरेटिंग साइकिल फिर उन 2 स्टेप पे मुश्तमिल हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये ज्यादातर बिजनेस के लिए लिखा हुआ जो उधार भी कारोबार करते हैं। 3 स्टेप हैं जी। परचेज ऑफ मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज, सेल ऑफ मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज ऑन क्रेडिट बेसिस, कलेक्शन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। ये जितने दिन लगते हैं ना इन तीनों स्टेप को परफॉर्म करने के लिए, उनको कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल बार बार घूम रहा था इन्वेंट्री के गिर्द, तो सबसे पहले हमने इन्वेंट्री की डेफिनेशन डिस्कस की। इन्वेंट्री कहते किसे हैं? हर वो चीज को इन्वेंट्री कहते हैं जो आपने बेचने के लिए कंप्लीट शक्ल की फॉर्म में अपने पास रखी, वो भी इन्वेंट्री है। जो अभी बनने के प्रोसेस में, मरहले में चीज अभी बन रही है, वो भी इन्वेंट्री है। और जिनसे अभी आपने माल तैयार करना है ताकि आप बेच सकें, जिनसे माल तैयार करना है, वो सप्लाईज, वो मटेरियल भी इन्वेंट्री का हिस्सा होंगे। तो मैंने कहा अब चूंकि हम पढ़ रहे हैं मर्चेंडाइजिंग बिजनेस, तो मर्चेंडाइजिंग बिजनेस के लिए सिर्फ जो तैयार माल है, यानी जो फिनिश गुड्स है, वही इन्वेंट्री होगी। रॉ मटेरियल उसके लिए इन्वेंट्री नहीं होगा, वर्क इन प्रोसेस उसके लिए इन्वेंट्री नहीं होगा, और सिर्फ फिनिश गुड्स उसके लिए इन्वेंट्री होगी। अभी आप रोल नंबर सेंड ना करें, एंड पे सेंड कीजिएगा, मैं आपको टाइम दूंगा। ठीक है, अभी आप तवज्जो से लेक्चर सुने, एंड पे इंशाल्लाह मैं आपकी अटेंडेंस लेता हूँ। अभी कोई ना सेंड करे, ठीक है। अच्छा बेटा, इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के 2 सिस्टम, गौर से सुनना, इस पे सारा जो चैप्टर है इस चीज पे बेस कर रहा है, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। 2 सिस्टम है जी इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के, यानी जो स्टॉक है जब आप खरीदा है, मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज ने इन्वेंट्री खरीदनी है, बेचनी है, इन्वेंट्री का हिसाब किताब रखने के 2 सिस्टम आप ये कह लें। एक है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम और एक है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। सबसे पहले इन सिस्टम को समझते हैं, ये क्या सिस्टम है, इन दोनों सिस्टम में फर्क क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है,
और ये किस तरह दोनों एक दूसरे से डिफर करते हैं। जरा गौर से सुनना, ये टॉपिक बड़ा अहम है। पहला फर्क, पहला डिफरेंस, पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है अच्छा ये याद रखिएगा, ये दोनों सिस्टम इन्वेंट्री का हिसाब किताब रखने के सिस्टम है, इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के दो सिस्टम है। ठीक है, इन्वेंट्री जब आएगी तो किस तरह रिकॉर्डिंग करनी है, जब बेचेंगे तो किस तरह रिकॉर्डिंग करनी है, तो ये इस तरीके से। तो याद रखिएगा, पहले पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम की बात करते हैं। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जब इन्वेंट्री खरीदी जाती है तो इन्वेंट्री को एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड किया जाता है, उसको एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में जब इन्वेंट्री खरीदी जाती है उसको एसेट के तौर पे रिकॉर्ड किया जाता है। मैं इसी चीज को लिख लूं पहले ताकि आप भी रिकॉर्ड कर लें, फिर दोबारा इसको देखते हैं। परचेज ऑफ इन्वेंट्री इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, यानी इसमें क्या है, परचेज ऑफ इन्वेंट्री इज कंसीडर, इनमें जरा लाइन ड्रा कर लें ताकि इज कंसीडर्ड एज एन एक्सपेंस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसमें क्या किया जाता है, एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है। और इसमें किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, परचेज ऑफ इन्वेंट्री is considered ओके is considered as an asset। मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ जरा थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन, ठीक है। मसलन जी एग्जाम्पल के तौर पे, जब सपोज पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है, याद रहिए जो पहला कॉलम है जेन में रखिएगा, क्योंकि जब मैं नीचे करूंगा तो ये ऊपर वाला हेडिंग खत्म हो जाएगी। देखिए याद रखिएगा, पहला सिस्टम पीरियोडिक है, पहला जो लेफ्ट कॉलम है, और जो राइट कॉलम है वो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम का। तो जो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में जब हम इन्वेंट्री खरीदेंगे तो उसको एक्सपेंस के तौर पे लिखेंगे। मसलन जब हम इन्वेंट्री खरीदेंगे तो हम लिखते हैं परचेजेस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, परचेजेस। याद है पिछले सेमेस्टर में परचेजेस एक्सपेंस, जब इन्वेंट्री खरीदते हैं, गुड्स परचेज करते थे तो गुड्स इन्वेंट्री है, तो परचेजेस एक्सपेंस टू कैश, तो ये हम एंट्री पास करते थे। जबकि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में जब हम चीज खरीदेंगे तो परचेजेस की जगह हम लिखते हैं इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट। ये दोनों अप्रोचेस में फर्क है, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट और कैश या उधार खरीदी है तो अकाउंट पेबल, जो भी है अकाउंट डेबिट। इसका मतलब है, इसमें ये देखिए पहला जो मैं यहाँ पे डिफरेंस दिखाना चाह रहा था, इसमें परचेजेस का लफ्ज है परचेज एक्सपेंस के तौर पे लिखा जाता है, इसमें इन्वेंट्री का लफ्ज है इन्वेंट्री एसेट के तौर पे लिखी जा रही है। दोबारा ये फर्क समझाऊं, अपने जहन में ये सब कर ले। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम एक ऐसा इन्वेंट्री सिस्टम है जिसमें इन्वेंट्री जब खरीदी जाती है तो एज ए एक्सपेंस के तौर पे लिखी जाती है। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जब इन्वेंट्री खरीदी जाती है तो एसेट के तौर पे लिखी जाती है। एक फर्क हो गया। अब दूसरा फर्क सुनिएगा, ये हो गया नंबर वन, मैं नंबरिंग कर दूं, चले नंबर वन, ये हो गया नंबर टू डिफरेंस मैं लिखने लगा हूँ। दूसरा डिफरेंस, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में, पहले पीरियोडिक की बात करेंगे, जब चीज सेल होगी यानी जो इन्वेंट्री सेल होगी तो जस्ट एक एंट्री पास होगी। कितनी एंट्री पास होगी, एक। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में जब इन्वेंट्री बिकेगी
तो 2 एंट्रीज पास होंगी। ठीक है, इस चीज को पहले लिख लूं फिर मैं समझाता हूं। When goods are sold, when goods are sold, only one entry is recorded. कौन सी एंट्री रिकॉर्ड की जाती है? सेल ऑफ गुड्स की, सेल ऑफ गुड्स की। और इसमें क्या है? When goods are sold, sold, 2 entries are passed, are recorded. कौन कौन सी? नंबर ए, to record the CGS, to record cost of goods sold, number B, to record the sale. To record the sale. क्या मतलब इसका जरा समझाता हूँ। पहले आप CGS का लफ्ज आपके सामने पहली दफा आया, ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा हुआ है, पहले इस चीज को समझ लेते हैं फिर आपको सही। ये जो लिखा हुआ है ना मैंने, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसका मतलब जरा समझा दूं, फिर मैं आपको जरा इस दूसरे लफ्ज पे आता हूँ। ये दूसरा यानी जो मैंने ये डिफरेंस लिखा हुआ है यहाँ पे परपेचुअल और पीरियडिक का, उसको मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। पहले एक लफ्ज टर्म जरा समझ लीजिएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसे कहते हैं। ठीक है, इसको मैं इधर लिखूँ, मैं फिर रेज कर दूंगा, आप नोट कर लेना, मैं इसको रेज कर दूंगा वैसे। ठीक है, आपने नोट करना कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसके नीचे भी कुछ चीज़ें और लिखनी है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी ये जिसको हम मुख्तसर CGS भी कहते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, CGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अल्फाज पे जरा गौर कीजिएगा बेटा, अल्फाज पे जरा गौर कीजिएगा। कॉस्ट कहते हैं लागत को, ऐसे ही कहते हैं ना जिस पे कॉस्ट लगी है। किसकी लागत? ऑफ गुड्स सोल्ड, जो इन्वेंट्री हम सेल कर रहे हैं उसकी लागत कितनी है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जरा सुनिएगा, एक एग्जांपल से सुनिएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से मुराद क्या है। सपोज एक बिजनेस है ए, चलो ये एक कारोबार करने वाला शख्स है मिस्टर ए। ठीक है, इसने क्या किया, इसने क्लॉथ खरीदा, ये क्लॉथ डीलर है। ठीक है, सपोज इसने 15 सूट खरीदे, क्लॉथ परचेज, एक सूट की चलो एग्जांपल लेते हैं ताकि समझ लगे। एक सूट खरीदा 1000 रुपए का, कुछ खर्चा भी आया, फ्रेट भी आया, ज़्यादा खरीदने पे कुछ किराया वगैरह भी इसका लगा, जिसे हम आम ज़बान में कहते हैं यार, जब आप वाकफ से कोई पैसे लेना, कोई चीज़ ले, तो कहते हैं यार सिर्फ तेरे को आप किराया ही पूरा कर रहे हैं, चीज़ की कीमत किराया पूरा कर रहे हैं, यकीन जान कोई नहीं रखा, पैसा मैं कोई नहीं बचाया, तो जाहिर है किराया भी तो लगता है ना। तो सपोज वो लगा है 100 और ये सूट है 1100 का इसके नज़दीक। अब ये 1100 का सूट सपोज उसने बेचा है 1200 का, ये है सेल प्राइस, ये क्या है? सेल। और ये क्या है? ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जितनी लागत है आपकी, इसे कहते हैं CGS। यानी जो चीज आपकी बिजनेस में लाने तक जितने भी खर्चे, परचेज करने से लेकर, याद है हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ा था कॉन्सेप्ट, वही चीज अप्लाई करें। चीज खरीदने से लेकर बिजनेस में लाने तक जितने भी खर्चे आएंगे, उन तमाम खर्चों को शामिल करके टोटल कीमत मालूम कर लें, वो CGS होगी। इन्वेंट्री के हवाले से बात कर रहा हूं। तो ये 1100 उसकी CGS है,
यानी जब चीज बिकी तो उसकी कितनी कॉस्ट है, यानी जो चीज बिकी उसकी कितनी कॉस्ट थी 1100, बेची कितने की 1200 की। अब जरा सुने, अगर पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम है, गौर से सुनना है, अगर पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम है तो सिर्फ 1200 की एंट्री पास होगी, अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स या कैश टू सेल। लेकिन अगर परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम है तो सीजीएस भी रिकॉर्ड होगी 1100, यानी जो माल बेच रहे हैं तो हमारे नजदीक वो माल कितने का था, यानी 1100 की अलग एंट्री पास होगी। वो कौन सी एंट्री पास होगी 1100 की, वो एंट्रीज मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हमने एंट्रीज ही पढ़नी है, तो ये बस जेहन में रख लें, सिर्फ इतना जेहन में रख लें, पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में सिर्फ जो चीज सेल प्राइस है उसकी एंट्री पास होगी, और परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में सीजीएस की भी, यानी 1100 जहां पे लिखा हुआ है उसकी भी एंट्री पास होगी, और 1200 जो सेल प्राइस है उसकी भी एंट्री पास होगी। यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी साथ साथ रिकॉर्ड हो रही है और सेल भी साथ साथ रिकॉर्ड हो रही है। तो ये बेटा कैरेक्टरिस्टिक है परपेचुअल में, और जिसमें सिर्फ सेल की एंट्री पास हो वो पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम होता है। तो आइए इस चीज को दोबारा समझते, मैं इसको रेज करने लगा। रेजर जनाब किधर गया, एक मिनट, ये है जी, थोड़ा सा रेजर का साइज जो है, लो जी आइए इस चीज को अब दोबारा देखते हैं। ये देखिए मैंने क्या क्या लिखा हुआ है, व्हेन गुड्स आर सोल्ड ओनली वन एंट्री इज रिकॉर्डेड, सेल ऑफ गुड्स। व्हेन गुड्स आर सोल्ड टू एंट्रीज आर रिकॉर्डेड, सीजीएस को भी रिकॉर्ड करते हैं और सेल को भी रिकॉर्ड करते हैं। ठीक हो गया। अब तीसरा डिफरेंस जरा समझिएगा इसमें, पहले मैं लिखता हूं फिर समझाता हूं। Inventory records are not up to date. Inventory records या records are not up to date in this system. इसको एक मिनट, एक मिनट, यार नीचे लिखना था इसलिए इसको, inventory records are not up to date, up to date। और इसमें क्या है, इन्वेंट्री records are up to date। मैं बताता हूँ किस तरह अप टू डेट होते हैं। records are up to date, जरा सुनिएगा जी, किस तरह अप टू डेट होते हैं। सपोज पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम है, इसमें हमने इन्वेंट्री खरीदी, हमने लिखा परचेजेस, याद है पहला फर्क में, परचेजेस एक्सपेंस। सपोज हमने इन्वेंट्री खरीदी 50,000 की और कैश क्रेडिट 50,000 का। इस 50,000 में सपोज हमने 50 सूट खरीदे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद सपोज इसमें से हमने सूट कुछ बेचे, हमने एक ही, जब बिकेगी तो एक ही एंट्री पास होगी, उधार बिके हैं तो अकाउंट रिसीवेबल, नगद बिके हैं तो कैश, अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट। जो बिके हैं वो बिके हैं 40,000 के, 40,000 रुपए के सेल प्राइस है, ठीक है। अब सुने इसमें क्या होगा, दोनों में फर्क जरा समझिएगा। अब इसमें क्या होगा,
इसमें सपोज यही हमने पहले माल खरीदा तो हमने एंट्री पास की, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट 50,000 और कैश अकाउंट का 50,000। हमने 30,000 के सूट 40,000 में बेचे, तो ये दोनों एंट्री पास होगी। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, अभी मैं एंट्री नहीं समझा रहा, एंट्री मैं समझाऊंगा, लेकिन मैं आपको जरा तरीका समझाने लगूं किस तरह इन्वेंट्री के रिकॉर्ड। अगर किसी को ये डेबिट क्रेडिट की भी समझ नहीं आ रही, सीजीएस क्यों डेबिट हो रहा है, अभी मेरा मकसद वो बताना नहीं है, बस यही मकसद। जब चीज बिकेगी तो इन्वेंट्री चली जाएगी बिजनेस से, इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाएगी। तो इन्वेंट्री जो गई है वो 30,000 की गई है, यानी जो लागत है, यानी 30,000 जिसकी कॉस्ट है वो गई है। लेकिन 30,000 का माल कितने का बेचा, 40,000 में। तो सीजीएस भी रिकॉर्ड हो रही है, अकाउंट रिसीवेबल भी, मैंने बताया अभी, और सेल्स 40,000। ये सिर्फ मैंने एक सेल की एग्जांपल दी। फर्क क्या है इसमें, पीरियोडिक में ये सीजीएस रिकॉर्ड नहीं होती। ये रिकॉर्ड ना होने की वजह से इन्वेंट्री के रिकॉर्ड एक में अप टू डेट है और दूसरे में अप टू डेट नहीं है। किस तरह, ये देखिएगा जरा, लेफ्ट कॉलम में जरा तवज्जो दीजिएगा। ये 50,000 का माल खरीदा, ये कॉस्ट प्राइस है, यानी 50,000 रुपए की अपनी खरीद है 50,000, लेकिन जो बेची है प्रॉफिट शामिल है 40,000। लेकिन इसमें पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि बकाया माल कितना रह गया। ये नहीं कह सकते 50,000 में से 40,000 10,000, ये किस तरह कह सकते हैं, ये 40,000 तो इसमें तो प्रॉफिट भी शामिल है, यानी अपनी लागत का माल कितना रह गया है। ये तो कॉस्ट प्राइस है 50,000, ये कीमतें खरीद है, तो ये 40,000 ये सेल प्राइस है। तो ऐसा नहीं हो सकता 50,000 में से 40,000 निकालें तो बकाया 10,000 का माल रह गया, नहीं, तो पता ही नहीं चल रहा। तो इसका मतलब है इन्वेंट्री के रिकॉर्ड अप टू डेट नहीं है। लेकिन इसमें देखिएगा दूसरी साइड पे 50,000 का माल खरीदा, 30,000 का चला गया, बकाया कितना रह गया 20,000 का। तो आसानी से हम डेबिट में से क्रेडिट माइनस कर सकते हैं। तो इसका मतलब है जो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है इसमें रिकॉर्ड्स अप टू डेट हैं, क्योंकि हमें साथ साथ हम इन्वेंट्री को क्रेडिट कर रहे हैं, सीजीएस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, यानी जो इन्वेंट्री गई है उसका साथ साथ हिसाब कर रहे हैं। जबकि पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में जो इन्वेंट्री खरीदते हैं उस वक्त सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं, साथ साथ इन्वेंट्री का हिसाब ही नहीं कर रहे, सिर्फ सेल प्राइस लिखते जा रहे हैं। तो इन्वेंट्री जो जा रही है उसकी कीमत भी लिखो कितने की गई, जो लागत है, लागत के हिसाब से, कॉस्ट के हिसाब से, वो रिकॉर्ड नहीं हो रही, जिसकी वजह से फर्क क्रिएट हो गया। तो इसका मतलब है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में इन्वेंट्री के रिकॉर्ड अप टू डेट नहीं होते। हम साथ साथ ये नहीं बता सकते माल कितने का रह गया, जबकि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में रिकॉर्ड्स अप टू डेट होते हैं। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जरा डिफरेंस समझिएगा। अच्छा जी, नंबर 4, इसको मैं एक जरा लाइन को थोड़ा खींच लूं। चलो जी, नंबर 4, यहाँ पे मैं नीचे लिखने लगा नंबर 4। अब क्वेश्चन ये हुआ, अगर इन्वेंट्री के रिकॉर्ड्स अप टू डेट नहीं है परपेचुअल में, तो एंड पे बैलेंस शीट पे हम इन्वेंट्री किस तरह लिखेंगे, वो किस तरह पता चलेगा इन्वेंट्री कितने की रह गई है। ये भी तो एक है ना, हमने एंड पे बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट में आपको पता है करंट एसेट में हम क्लोजिंग स्टॉक या इन्वेंट्री लिखते हैं या स्टॉक इन ट्रेड लिखते हैं, तो वो किस तरह पता चलेगा परपेचुअल पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में। तो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में इन्वेंट्री का हिसाब पता किस तरह की, साथ साथ हिसाब नहीं किया जाता, जो अभी मैंने बताया। इन्वेंट्री में अगर पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है तो उसको गिन कर लिखा जाता है, साल के एंड में गिना जाता है, फिजिकल काउंटिंग होती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपके पास 10,000 चेयर्स थी, आपने बना बनाया माल खरीदा 10,000, आप बेचते चले गए, सिर्फ सेल प्राइस लिखते हो कि मैंने कितने की बेची। लेकिन जब हम बैलेंस शीट में इन्वेंट्री लिखते हैं वो कॉस्ट प्राइस पे लिखते हैं, तो कितने की कॉस्ट प्राइस का माल रह गया वो हमें नहीं पता। जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं ना, तो फिर हम क्या करते हैं, साल के एंड में जो चीजें रह गई उनको गिन लेते हैं कि कितनी रह गई। सपोज 50,000 चीजें थी, एंड पे हमने गिनी, साल के एंड में जब बैलेंस शीट बनाने लगे तो 500 रह गई, गिन के 500। तो एक चेयर कितने की खरीदी थी, 50 की खरीदी थी, कितनी रह गई है बकाया 500। 500 को 50 से मल्टीप्लाई करके हम बैलेंस शीट में इन्वेंट्री एज एन एसेट के तौर पे लिख लेते हैं। यानी
पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में, इसका नाम ही पीरियोडिक है। पीरियोडिक साथ साथ नहीं रिकॉर्ड करनी इन्वेंटरी, साथ साथ नहीं। पीरियोडिक का मतलब है साल के एंड में इन्वेंटरी गिनकर लिखी जाएगी। दोबारा बोलूं, बड़ा अहम लफ्ज है। पीरियोडिक का नाम ही इसीलिए पड़ा। पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में इन्वेंटरी साल के एंड में गिनकर बैलेंस शीट में लिखी जाती है। तो इसका मतलब है फिजिकल काउंटिंग होती है। तो यहां पे मैं लिखने लगा, इन्वेंटरी इज फिजिकली काउंटेड। इन्वेंटरी इज physically counted physically counted at the end of accounting period, accounting period किस लिए? टू रिकॉर्ड द इन्वेंटरी। ताकि इन्वेंटरी हम रिकॉर्ड कर सके बैलेंस शीट में। टू रिकॉर्ड, यहाँ पे पर्पस लिखा हुआ किस लिए हम गिनते हैं, टू रिकॉर्ड द इन्वेंटरी। अब आ गया परपेचुअल में। परपेचुअल में साथ साथ इन्वेंटरी रिकॉर्ड होती है भाई। ये देखे, जब भी चीज बिकी इन्वेंटरी हम क्रेडिट कर देते हैं। जब भी चीज बिकी इन्वेंटरी कॉस्ट प्राइस से हम क्रेडिट कर देते हैं। इसका मतलब है परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में साल के एंड में इन्वेंटरी गिनकर नहीं लिखी जाती। मतलब उसका मकसद नहीं होता कि हम फिजिकली काउंटिंग करें फिर इन्वेंटरी लिखे, ऐसा नहीं है। लेकिन एक बात ये भी है, परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में भी फिजिकली काउंटिंग होती है, लेकिन उसका मकसद कुछ और होता है। मैं आपको बताता हूं, पहले मैं लिख लूं। इन्वेंटरी इज फिजिकली काउंटेड, फिजिकली काउंटेड किस लिए? टू वेरीफाई अकाउंटिंग records, अकाउंटिंग records। और ये टू के बाद जो लफ्ज लिखा हुआ है ये इसका मकसद है, हम क्यों गिनते हैं। यहां पे भी देखे, अगर दोनों में डिफरेंस जरा सुनिएगा। पीरियोडिक में चीजें क्यों गिनी जाती हैं एंड पे जाके, साल के एंड में, जिसे हम कहते हैं ना गिनती हो रही है स्टॉक की कितना रह गया। दोनों में गिनती होती है लेकिन दोनों में मकसद डिफरेंट होता है। सपोज यहां पे देखे, पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में इन्वेंट्री गिनी जाती है लेकिन उसका मकसद होता है इन्वेंट्री कितनी रह गई है बकाया। हमें पता ही नहीं है, साथ साथ हम हिसाब ही नहीं कर रहे इन्वेंट्री कितनी गई है कितनी नहीं है। लेकिन परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में चूंकि हम साथ साथ, ये देखें आपको नजर आ रहा होगा, इन्वेंट्री हम क्रेडिट कर रहे हैं। जो ही इन्वेंट्री बिकी हमने इन्वेंट्री को क्रेडिट कर दिया। तो इन्वेंट्री का तो साथ साथ रिकॉर्ड अप टू डेट है, हमें पता चल रहा है साथ साथ कि इन्वेंट्री कितनी रह गई है। तो सवाल ये फिर पैदा होता है, फिर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में इन्वेंट्री को गिनने का मकसद क्या है? इसका मकसद ये है, जरा सुनिएगा। अब ये 50,000 की सपोज इन्वेंट्री हमने खरीदी, 30,000 की इन्वेंट्री, 30,000 का माल बेच दिया, 30,000 का माल 40,000 में बेचा। तो रिकॉर्ड के मुताबिक माल कितना बकाया रह गया? 20,000 का। ये 20,000 का माल बकाया रहना चाहिए। अब परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम वाले इसलिए गिनते हैं कि ताकि हमें पता चल सके क्या वाकई 20,000 का माल बकाया रह गया। ये जो 20,000 हमने देखा हमारे, देखो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कुछ और है 20,000। तो ये भी तो हो सकता है ना जब हम गिने तो वो माल कम हो जाए, ये भी तो हो सकता है ना। मतलब हमारे नजदीक 20,000 का माल होना चाहिए, रिकॉर्ड हमें ये बता रहे हैं, क्या वाकई हकीकत में भी 20,000 का माल है? मेरा अब आपसे एक क्वेश्चन है, सपोज मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, जरा गौर से सुनना। हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक 20,000 माल है, लेकिन जब हमने गिना तो वो 18,000 का माल था, बाकी 2,000 का किधर जा सकता है? जी, रिकॉर्ड के मुताबिक 50,000 का इन्वेंट्री है, सॉरी 30,000 की इन्वेंट्री है।
जब गिनी तो वो समझे 28,000 की है, बाकी 2,000 की किधर जा सकती है आपके ख्याल? चैट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए, 2 मिनट में वेट करता हूँ। जी अभी एक रिप्लाई आया, सारे रिप्लाई करेगा। यानी अकाउंटिंग के रिकॉर्ड कुछ और हैं और जो हकीकत है वो कुछ कम है और है, तो वेयर इज द डिफरेंस? अब एक स्टूडेंट ने आंसर किया, बिल्कुल सही किया आंसर। ये भी तो हो सकता है ना, देखो हमारे हिसाब के मुताबिक, ये देखें ना, अभी मैंने कहा जो रिमेनिंग इन्वेंट्री रह गई है 20,000 की हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक, लेकिन जब हमने गिनी तो वो 28,000 की थी। इसका मतलब है 2,000 या तो किसी ने चोरी कर ली है, क्योंकि हमने बड़ा हर एक रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ, या 2,000 हमने एम्प्लॉय ने चोरी कर ली है, हाँ, या गपला हो गया, या ये भी हो सकता है लॉस। लॉस का मतलब है कोई चीज टूट गई है, रिकॉर्ड के मुताबिक तो चीजें इतने की होनी चाहिए, लेकिन जब हमने गिनी वो चीजें कम थी, या तो लॉस हो गया चीज का, या चीज चोरी हो गई, गपला हो गया। तो इस चीज को फाइंड करने के लिए, क्या चोरी तो नहीं हुई, गपला तो नहीं हुआ, तो परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में फिजिकल काउंटिंग होती है। दोबारा मैं बताता हूँ, फिजिकल काउंटिंग पीरियोडिक में भी होती है, परपेचुअल में भी होती है, लेकिन मकसद कुछ और है। पीरियोडिक में चीजें गिनने का मकसद होता है ताकि हम इन्वेंट्री रिकॉर्ड कर सकें। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में चीजें गिनने का मकसद होता है ताकि हम गपला पकड़ सके, ताकि हम वो जो चीज कम हो गई है उसको भी रिकॉर्ड कर सकें। अब 5वें नंबर पे उसी के मुतालिक बात हो रही है। आखिरी डिफरेंस, श्रिंकेज। मैं आपको समझाता हूं जरा ये क्या है श्रिंकेज। इसको मैं सही तौर पे लिख लेता हूं ताकि आपको एक एक लफ्ज की, श्रिंकेज इज नॉट रिकॉर्डेड। ये क्या चीज है मैं भी बताता हूं, और इसमें श्रिंकेज इज रिकॉर्डेड। ये क्या श्रिंकेज? श्रिंकेज कहते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन पे गौर कर लें, मैं इसको डिफाइन करने लगा हूं यहाँ पे। A reduction in inventory due to theft, चोरी, loss, breakage, लीकेज, एटसेट्रा। अभी जो मैं बात कर रहा था ना, सपोज अभी जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया, रिकॉर्ड के मुताबिक 20,000 है, लेकिन जब हमने गिना तो वो रिकॉर्ड के मुताबिक 20,000 का माल है, 50,000 में से 30,000 का बिक गया, बाकी 20,000 रह गया। लेकिन जब हम गिना तो वो 18,000 का था। 2,000 का या तो चोरी हो गया, या लॉस हो गया, या इन्वेंट्री में रिडक्शन हो गई। जित अगर देखो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में अकाउंटिंग रिकॉर्ड के मुताबिक जो इन्वेंट्री है, और जो गिनने के वजह से जो इन्वेंट्री मार्ज वजूद में आई, यानी जो हमने गिनी वो वाली इन्वेंट्री, और जो रिकॉर्ड के मुताबिक इन्वेंट्री है उसमें जो डिफरेंस आया उसे श्रिंकेज कहते हैं। यानी देखे, रिकॉर्ड के मुताबिक हमारे पास इन्वेंट्री होनी चाहिए 20,000, लेकिन जब हमने गिनी तो वो 18,000 थी, तो 2,000 की श्रिंकेज हो गई। श्रिंकेज कहते हैं इन्वेंट्री की रिडक्शन हो गई है, वो किसी वजह से भी हो सकती है, थेफ्ट हो गया, लॉस हो गया, ब्रेकेज हो गया। श्रिंक
चीज कम होना है, हम कहते हैं ना सूट श्रिंक कर लो भाई, तो श्रिंक है कम करना, तो श्रिंकेज रिडक्शन। अब जरा सुने, श्रिंकेज इज रिकॉर्डेड, क्या मतलब, हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक इन्वेंट्री थी 20,000, लेकिन जब हमने गिनी तो वो 18,000 आ गई थी, तो 2,000 को हमने रिकॉर्ड तो करना है ना, तो 2,000 का लॉस हो गया हमारा, चाहे वो थेफ्ट हो गया या लॉस हो गया, तो इसका मतलब है श्रिंकेज रिकॉर्ड होगी परपेचुअल में। पीरियोडिक में श्रिंकेज का लफ्ज ही नहीं है, क्यों नहीं है, हमने साथ साथ इन्वेंट्री रिकॉर्ड ही क्यों नहीं की। देखिए श्रिंकेज तभी आता है ना जब हम साथ साथ अकाउंट इन्वेंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस तरह मैं आपको बताता हूँ, इसकी मैं इक्वेशन बनाऊं जरा, अगर मैं इक्वेशन बनाऊं तो वो इस तरह बनेगी, लेकिन इसको डेफिनेशन के तौर पे नहीं लेना, मतलब डेफिनेशन अगर आए तो ये नहीं लिखनी, ये समझाने के लिए। श्रिंकेज इज इक्वल टू रिकॉर्डेड इन्वेंट्री, रिकॉर्डेड इन्वेंट्री माइनस काउंटेड इन्वेंट्री जो हमने काउंट की है, माइनस काउंटेड इन्वेंट्री। यहाँ पे आप लिख लें अमाउंट जो भी लिख रही है, और ये आपके पास श्रिंकेज आ जाएगा। रिकॉर्डेड जो आपने रिकॉर्ड की है, रिकॉर्ड के मुताबिक कितनी इन्वेंट्री, गिनने के मुताबिक कितनी है, दोनों का। लेकिन अब देखो पीरियोडिक में हमने तो साथ साथ एक ही एंट्री पास की थी, इन्वेंट्री जितने की हमने बेची है वो तो रिकॉर्ड ही कोई नहीं की, इन्वेंट्री कहीं पे डेबिट क्रेडिट नहीं है, यहाँ पे देखें कहीं परचेजेस की है, इन्वेंट्री क्रेडिट कोई नहीं की, जो चीज बिक रही है वो कितने की है वो हिसाब किताब ही नहीं है, तो हमें पता ही नहीं चल सकेगा चीज चोरी हुई है नहीं चोरी हुई, सिर्फ एंड पे जो चीज बचेंगी वो हम गिन लेंगे, उसमें जो चोरी हुई है वो ऑलरेडी निकल जाएंगी उसमें से। मतलब अगर सपोज मैंने 15 चेयर परचेज की है, मैं साथ साथ कोई नहीं हिसाब रखा कि मैंने बेची कितनी है, बाकी रह गई हैं 3, ठीक है, तो 3 में पता नहीं कितनी बिकी कितनी चोरी हुई, वो सारी ऑलरेडी उसमें निकल गई, बाकी 3 रह गई, 3 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा जितने की खरीद है, 500 की खरीदी थी, 3 रह गई हैं, 1500 की इन्वेंट्री मैं एसर के तौर पे लिख लूंगा। तो कहने का मतलब है श्रिंकेज का कॉन्सेप्ट ही नहीं है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, क्योंकि आपने ऑलरेडी आपने रिकॉर्डिंग कोई नहीं की, साथ साथ जो बिक रही हैं चीजें, जबकि श्रिंकेज का जो कॉन्सेप्ट है वो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में पाया जाता है। बहरहाल श्रिंकेज जो है वो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में रिकॉर्ड की जाएगी। जरा रिकैप करते हैं इस लेक्चर को, एक मिनट। ये जी हमने लेक्चर यहाँ से शुरू किया था, आज का लेक्चर वैसे यहाँ तक है, 4 मिनट हमारे पास हैं ताकि हम उसको, आपने ये देखो मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज पर फिर मैंने आपको बताया बिजनेस सर्विसिंग होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, और एक होता है ट्रेडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस को ही मर्चेंडाइजिंग बिजनेस कहते हैं, और मर्चेंडाइजिंग बिजनेस का एक ऑपरेटिंग साइकिल होता है, वो ये मैंने आपको बताया, जिसमें 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। कैश इन्वेंट्री के थ्रू जाएगा, कैश इन्वेंट्री बिकेगी, दोबारा कैश आएगा, इन जितनी देर लगती है वो ऑपरेटिंग साइकिल है। फिर मैंने आपको इन्वेंट्री की तारीफ बताई, डेफिनेशन बताई, मैंने कहा 3 करैक्टरिस्टिक जिस चीज में पाई जाए वो इन्वेंट्री होगी। फिर मैंने कहा चूंकि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है उसमें तीनों किस्म की इन्वेंट्री होगी, और जो ट्रेडिंग बिजनेस है उसमें जस्ट एक किस्म की इन्वेंट्री होगी। फिर मैंने 5 का डिफरेंस बताया, और सॉरी, फिर मैंने बताया कि इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के 2 सिस्टम होते हैं, एक है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, एक होता है परपेचुअल, और सबकी कैरेक्टरिस्टिक बताई। कल मैं इनकी एंट्रीज, यानी कल से मुराद है नेक्स्ट लेक्चर में इनकी एंट्रीज बताऊंगा कि इनकी एंट्रीज क्या क्या होती हैं परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में और पीरियोडिक इन्वेंट्री